धड़कनों के संग संग रक्से बिस्मिल किस नंबर 11 पहला हिस्सा। जल्दी ये न्यूज़ भी ऑनलाइन पर वायरल हो गई थी। शीश इब्राहिम की नज़रों से जब ये न्यूज़ गुजरी तो वो कुछ पल तो उसकी अकल ने काम करना ही छोड़ दिया। ये क्या? वलीद दरवेज़ी ने आफरीन भाभी को अपनी मंगेतर बना दिया। उफ, रीम भाभी ये क्या कर दिया आपने? जितना मैं आपके लिए शहराम को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ उतना ही आप कोई ना कोई मसला खड़ा कर देती हैं। उधर अभी अभी शहराम ऐसे कोर्ट में मुंह बनाकर गया था जैसे जंग के मैदान में जंग लड़ने जा रहा हो। इसके अलावा लॉ फर्म का माहौल भी ऐसा सर्द था जैसे साउथ पोल। हर कोई शहराम के सर्द अंदाज़ों से गुस्से से खौफज़दा था। अगर शहराम को ये खबर पता चली तो फिर आफरीन की खैर नहीं। यकीनन शहराम उसे माफ़ न करता, बल्कि अपने हाथों से कत्ल कर देता। शेष ने जल्दी से हादी को फ़ोन करके उसे ताकीद की कि ये न्यूज़ बिल्कुल भी शहराम की नज़रों में ना आ गुजरे। लेकिन अफ़सोस, वो हादी को जब भी कॉल करता, नंबर एंगेज मिलता रहा। अब इसके पास और कोई चारा ना रहा सिवाय इसके कि खुद शहराम के ऑफिस जाकर उसे आज की न्यूज़ देखने से रोके। वो तेज़ कदमों से चलता हुआ शहराम के ऑफिस पहुंचा। जैसे दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा, शहराम कुर्सी पर बैठा, दीवार पर लगे दायरे नुमा पर डॉट फेंक रहा था, जो सीधा सुर्ख निशान पर लगा था। ऑफिस की फिजा खौफनाक हद तक सर्द थी। शहराम, वो चलती सांसों के बीच पुकारा, अगर तुम आज के वाक़ये के मुतालिक मुझे बताना चाह रहे हो, तो तुम्हें बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है शीश, मैं पहले से ही आगाह हूँ। उसने सर्द अंदाज़ में कहकर एक और डाँट उठाकर निशाना बाँधा। शीश ने शिकायती नज़रों से पास खड़े हाथी को घूरा, जो हाथ बाँधे खड़ा था। मैंने ही सर को बताया, आफ़रीन भाभी को बिल्कुल भी हक़ नहीं पहुँचता कि पीठ पीछे सर को धोखा देती रहे। हादी के लहजे में सख्ती थी। वो मालिक के साथ वफ़ादार था। शीश लाजवाब हो गया। उफ़! आफ़रीन भाभी अपना आप मामला खुद ही सँभालना। मैं मुकम्मल बेबस हूँ। बात असल में ये है कि इस वाक़ये के पीछे भी एक वजह है। वो हल्का-सा खंखार कर गला साफ़ कर गया। ये तो तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो? शहराम सर्द और शकी अंदाज़ में कहता उसकी तरफ घूमा। कहीं तुम दोनों में गठजोड़ तो नहीं? मुझे क्यों लग रहा है कि तुम इसके साथ शामिल हो? शीश की ज़बान दाँतों तले आ गई। अल्फ़ाज़ उसके गले में फँस गए। ये कैसे मुमकिन है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे अपने दोस्त की बीवी को नहीं छीनना चाहिए। जल्द ही वो मेरी बीवी नहीं रहेगी। शहराम के वजी चेहरे पर जारहियत फैल गई। मैं हर मुमकिन उससे तलाक हासिल करूँगा। शीश तो अपनी जगह पर दंग रह गया। लेकिन अभी तक तो ये पुराना मामला भी हल नहीं हुआ। तुम कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे? उसने हवास पाख्ता होकर कहा, जैसे उसे जल्द फैसला लेने से रोकने की नाकाम कोशिश की। इस मसले को बाद में देख लेंगे। शहराम ने झुककर टेबल से सिगरेट केस उठाया और एक सिगरेट खींची। इसके अंदाज में काफ़ी इज़्तिराब दिखाई दिया। अब इस दुनिया में बहुत मुश्किल से ही कोई औरत बावफ़ा मिलेगी। अक्सर ये शातिर और धोखेबाज होती हैं। उसने सिगरेट का धुआं कमरे की फ़िज़ा में छोड़ा। तुम्हें अब इस औरत के लिए मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं। वो शीश को बिल्कुल नहीं देख रहा था। शीश थका-थका सा गहरी सांस खारिज करता सोफ़े पर ढह गया। आज का ताल्लुक बस दिखावा और नाटक रह गया है शीश इब्राहिम। कभी जो आपका बहुत प्यारा होता है, दिल के करीब होता है, दूसरे ही पल में वही काबिल नफ़रत बन जाता है और मीलों की मसाफ़त पर खड़ा हो जाता है। इस कदर जल्दबाज़ इंसान लिबास भी तब्दील नहीं करता शीश, जिस कदर जल्द सोच बदल देता है। बस एक पलक झपकने में आपका प्यार आपसे धोखा कर जाता है, पीठ पीछे छुरा घोंप देता है। आफ़रीन का रवैया सोचते हुए मुसलसल एक ही नुक्ते को घूरते हुए बोल रहा था। उसका दिल कर रहा था उठकर जाए और आफ़रीन का गला घोंट कर मार दे। उसकी सांस सीने में घुटने लगी थी, जब-जब उसके तसव्वुर में वो तस्वीरें आती थीं, जहाँ वो वलीद के हिसार में गाड़ी तक जा रही थी। किस रिश्ते से वो उसे थामे हुए था? किस कदर बेगैरत औरत थी? हालाँकि ये सब रिपोर्टर्स का कारनामा था, जिन्होंने ये यकीनन चिंगारी भड़का दी थी। शहराम को लगा उसकी सांस घुट जाएगी। उसने बेख्तियार टाई की नोक ढीली की और उठकर खिड़की तक आया। खिड़की का कद-ए-आदम शीशा खोलकर गहरी सांस लेकर ताज़ा हवा सांसों में उतारी। क्या तुम वाक़ई में पुख्ता इरादा कर चुके हो? शीश ने परेशान होकर उसके पास आकर उसके शाने पर हाथ रखा। उसे हैरत थी कि आखिर आफ़रीन भाभी के साथ क्या मसला है? उसे आफ़रीन पर शक नहीं करना था, उसे यकीन था कि आफ़रीन को फँसाया जा रहा है। हुँ, फैसला करने में कौन-सी मुश्किल होती है शीश? मैं पहले इस बात पर राज़ी नहीं था, लेकिन वो औरत वाक़ई काबिल नहीं कि अपने जज़्बात इस पर ज़ाया करूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई राह तलाश करूँ। मैंने उसे बार-बार मौका दिया लेकिन वो इस काबिल नहीं और अब मैं इस जगह पर नहीं रह सकता, जहाँ पर इसकी परछाइयाँ हों।
اس لیے میں اپنے ولا میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ ٹھیک ہے یارا، جیسے تمہاری مرضی، پریشان مت ہو۔ شیش نے افسردگی سے لب بھیج کر اس کا شانہ تھپتھپایا۔ دل ہی دل میں شیش کو آفرین کی بے وقوفی اور لا علمی پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ اس نے شہرام جیسے شخص کو دھتکار کر کس قدر بے وقوفی کر دی ہے۔ شہرام کس قدر امیر اور پاورفل شخص تھا وہ نہیں جانتی تھی، جس کو پانے کے لیے بہت سی عورتیں کوشاں تھیں، اور شہرام کا دل بھی آیا تو کس پر؟ وہ مضبوط شخص، کبھی کسی بھی عورت پر اعتبار نہ کرنے والا شخص، اس کا دل آیا بھی تو کس پر؟ ایک عام سی لڑکی پر؟ آفرین بھابھی، آپ کو وقت بتائے گا کہ آپ نے کیسا ہیرا کھو دیا ہے۔ شہرام مڑ کر پھر سے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں محو ہوا۔ شیش کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے دماغ میں اب کیا چل رہا ہے۔ ہادی نے شہرام کی انگلیوں میں جلتے سگریٹ پر نظر کی، جو جل جل کر اب اپنی آخری منزل پر پہنچ چکا تھا۔ اب قریب تھا کہ شہرام کی انگلیوں کو جلاتا، لیکن شہرام کو بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ ہادی اپنی جگہ پر دنگ کھڑا رہ گیا، بے حس و حرکت۔ یہ سوچ کر اس کے آسان خطا ہونے لگے تھے کہ معاملہ گہرا اور حساس نوعیت کا ہے، ورنہ مالک کی حالت کبھی نہ ہوتی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد آفرین کی طرف سے نیوز وائرل ہو گئی۔ اس نے ایس کی وہ تصویر لگائی تھی جس میں ایس نے اس کا بازو گرفت میں لے رکھا تھا، جبکہ آفرین کے چہرے کے نقوش ناگوار تھے۔ صرف سامنے کی تصویر دیکھ کر کہانی گھڑ لینا انصاف نہیں، اصل کہانی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ عزیز تھا جس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے روکا تھا، اور عابد شیزدانی نے کسی سے تصویریں نکلوا کر کہانی بنا دی، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ عابد نے بہت صفائی سے میرے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایس کو مجھ سے حسد کی وجہ سے چھینا، اور جب وہی ایس اپنی کمپنی میں پوزیشن کھو بیٹھا تو عابد نے اس سے جان چھڑانے کے لیے مجھ پر کیچڑ اچھال دیا، جبکہ میرا اب کسی بھی معاملے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تانا زنی کرنے والوں کو سچائی کی روشنی میں حقائق دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نیوز نشر ہوتے ہی ہزاروں کی تعداد میں نگیٹیوٹی پازیٹیوٹی میں بدل گئی۔ اصل میں اکثریت صرف سامنے کی تصویر کا ایک رخ دیکھتی ہے اور لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب انہیں لوگوں کو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا جائے تو سوچ بھی رخ بدلتی ہے۔ حقائق سامنے آتے ہی لوگوں نے عابد کو رکیدنا شروع کر دیا، اور یہ سچویشن ان کے لیے ہر طرح سے نقصان کار ثابت ہوئی تھی۔ عابد نے جو کیچڑ آفرین پر اچھالی، وہی کیچڑا بس اس کے منہ پر پڑی تھی۔ اس کا کردار ہی متاثر نہیں ہوا، بلکہ کمپنی کی ساکھ بھی متاثر ہوئی، جس سے پورا گھرانہ بری طرح چراغپا ہوا۔ عابد الگ روم میں بند ہو گئی تو جعفر و صالح الگ آفرین پر غصہ تھے۔ اب مشکل سے ہی کوئی عزت والا امیر خاندان ان سے رشتے کی خواہش کرتا۔ عابد نے خود اپنے وقار کی دھجیاں ہوا میں اڑائی تھیں۔ لوگوں کی سوچ بدلی تو آفرین کی تعریف ہونے لگی اور عابد کی جگہنسائی ہونے لگی۔ آفرین کو بہت سارے تعریفی میسج آنے لگے اور لوگوں نے اپنے گھر کے ڈیکوریشن کے لیے اس کی خدمات لینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آفرین نے ان کو جازب ڈیزائن کمپنی کا ایڈریس دے دیا تھا اور اب اسے دھڑا دھڑ آرڈرز مل رہے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں یہ کمپنی مشہور ہونے لگی، اس کا نام ابھر کر سامنے آنے لگا۔ اس وجہ سے جازب سر سے پیر تک خوش تھا۔ اس نے آفرین کی تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا تھا، جس پہ آفرین اس کے دل سے ممنون تھی۔ میں تمہاری دل سے شکر گزار ہوں جازب، جو مجھے پھر سے موقع دیا۔ آفرین نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ ادھر عابد غصے میں زخمی ناگن کی طرح تڑپ رہی تھی۔ آنے والے دنوں میں روز اسے لوگوں کی تانا زنی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آئے دن لوگوں میں اس کے لیے نفرت بڑھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی اس طرح کے سخت افسروں سے بھر گئی تھی۔ وہ جن امیر عورتوں کا فخر سے ناک سکیڑ کر سر اٹھا کر نخوت سے دیکھ کر گزرتی تھی، سب سے زیادہ وہی طبقہ اسے رکید رہا تھا، اور وہ بس غصے میں بل کھا رہی تھی۔ ایسی سچویشن میں کون اس سے شادی کرتا؟ اس کے باپ کے ایک غلط مشورے نے اس کی زندگی کو عجیب سے دوراہے پہ لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ صالحہ خود پریشان سی اس کی حالت دیکھ رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے شوہر پر غصہ آ رہا تھا۔ صرف آپ کے ایک غلط مشورے نے میری بیٹی کے لیے مشکلات بنا دی ہیں۔ یہ سب آپ کا کیا ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ولا کے ہر طرف سیکیورٹی کیمرہ ہوں گے جو ایک ایک زاویے کی تصویر کیپچر کر لیتے۔ نہ ہی مجھے آفرین سے ذہانت کی امید تھی۔ وہ دانت پیسنے لگا۔ اس کا دل کر رہا تھا آفرین سامنے ہوتی اور اس کا گلا گھونٹ کر مار دیتا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی جمشید بدحواس سا اندر آیا۔ پھوپھا جعفر، بہت برا ہوا ہے، بہت برا۔ ہم نے جس ریسٹورنٹ کی رینوویشن شروع کی تھی اس کی بلڈنگ میں لگ گئی ہے آگ۔ یہ سنتے ہی جعفر یزدانی کے تاثرات میں ایک زبردست تبدیلی نظر آئی تھی۔ لاجوڑ
लाजोर्द रेस्टोरेंट सिमट का 5 स्टार होटल था, जहां तज़ीन और आरइश का काम जारी था। होटल में अब तक $50 मिलियन से ज़्यादा की सरमायाकारी हो चुकी थी। ये कैसे हुआ? अब कैसी सूरत-ए-हाल है? क्या आग पर काबू पा लिया गया? एक के पीछे दूसरा सवाल करते जाफर यज़दानी खुद भी बदहवास सा लगा। आग पर काबू पा लिया गया है फूफा, लेकिन 3 फ्लोर मुकम्मल जल चुके हैं। इसके मालिक खिज़र यूसुफ को पहले ही इस हादसे की इत्तला दी जा चुकी है। जमशेद बदहवास और डरा-डरा सा दिखाई दिया था। रोहानसा होकर वो जाफर के कदमों में झुक आया। फूफा, खिज़र साहब ने इन्वेस्टिगेट शुरू करवा दी है। जल्द या बदेर हकीकत सामने आ जाएगी कि आग इनकी बिजली की सस्ती तारों से लगी है जो मैंने फिक्स करवाई थी। वो रोहानसा होकर कांपने लगा। क्या बकवास कर रहे हो? जाफर इसे घूर कर धाड़ा। ये तारें तुमने कहाँ से खरीदी थी? जाफर गुस्से से कपकपाने लगा। उसे अंदाजा ही नहीं था उसकी बीवी का ये भतीजा उसके लिए नफा के बजाय नुकसान और तबाही पैदा कर देगा, वरना वो इतनी हसास जिम्मेदारी उसके सुपुर्द न करते। ये सदर मेयर थे जिन्होंने मुझसे इसकी सिफारिश की थी। उसने मुझे इस वक्त चंद मिलियन डॉलर की तखफीफ की पेशकश की थी। क्या आपको याद है? मैंने आपको एक कॉफी मेकर सेट दिया था जिसकी कीमत $2 मिलियन से ज्यादा थी। ये वही पैसे। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही जाफर का हाथ उठा था। वो हाल के दीवार ने जोरदार चमाट की आवाज सुनी। जमशेद लहरा कर नीचे गिरने को हुआ। तुम्हें पैसों की लालच ने इतना अंधा कर दिया कि तुम रिश्वत लेते ये नहीं सोचते कि इस तरह की चीप हरकत से नुकसान हो सकता है। प्लीज फूफा, मुझे बचा ले, मैं जेल नहीं जाना चाहता। वो हाथ जोड़कर रोने लगा। मैं तो रिश्वत आप दोनों को खुश करने के लिए लेता था और आप आज आज से पहले ऐसा हादसा नहीं हुआ। मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? खिज़र यूसुफ का खानदान शीश इब्राहिम के खानदान के बाद मेलबोरियन का दूसरा अमीर और ताकतवर खानदान है। एक बार जब इस हादसे की तहकीकात होगी, उसके नताइज बहुत तबाहकुन होंगे। जाफर ने उसके हाथ की गिरफ्त से अपना हाथ झटक दिया। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो जमशेद? मुझे याद है कि ये आफरीन ही थी जिसने पहले कंस्ट्रक्शन साइट का चार्ज संभाला था। उसने तुम्हें इस तरह के काम से क्यों नहीं रोका? आबिश जो शोर सुनकर कमरे से बाहर आई थी, सारी बात सुनकर एक गहरी सांस भरकर जमशेद को सवालिया नजरों से देखने लगी। मैं अभी एक बात सोच रही थी कि आफरीन बेगम को कैसे सबक दिया जाए, और खुशकिस्मती से हमें ये मौका मिल रहा है। क्यों ना हम इसका सारा इल्ज़ाम आफरीन पर डाल दें? जब तक हम इसे जेल नहीं भेज देते, हम सुकून से नहीं रह सकेंगे। एक बार जब ये मसला ज़बान ज़द-ए-आम हो जाएगा, तो सबको ये मालूम हो जाएगा कि वो एक लालची लड़की है, जो पैसे की खातिर कुछ भी कर सकती है। इस सूरत में कोई भी हालिया वाक़ये के हवाले से हम पर तनकीद नहीं करेगा। सालिया, जो काफ़ी देर से एक तरफ बैठी सोच में गुम थीं, अचानक से एक फैसले पर पहुंचकर पुरसोच नज़रों से ये सब देखने लगी। सबने हैरत से उसकी तरफ देखा। इन सब के चेहरों पर कुछ देर पहले की परेशानी हवा हो गई। अब इसकी जगह शैतानी मुस्कुराहट उभर आई थी। शाम को जासफ ने अपनी कंपनी की कामयाबी की खुशी में सारे मुलाजमों को खाने की दावत दी थी। आफरीन भी सबके साथ रेस्टोरेंट जाने के लिए अपनी चीजें समेट रही थी जब कुछ लेडीज पुलिस ऑफिसर्स अंदर आ गईं। तुम में से आफरीन यस्तानी कौन है? स्पाट लहजे में इधर-उधर सबको देखकर पूछा गया। इसके साथियों ने बेख्तियार गर्दन घुमाकर नासमझी से पुलिस को देखकर फिर आफरीन को देखा। सबकी नजरों में अजीब से रंग उभरे थे। ये देखते ही आफरीन का दिल जैसे डूबने लगा। इन अनजाने खौफ से उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। वो खुद हैरत से उनको देखने लगी। मैं हूँ? उसने जैसे ही कहा मैं हूँ, दोनों पुलिस लेडीज ने आगे बढ़कर इसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। आफरीन ने सवालिया नजरों से इनको देखा। ये किस लिए? लेडी पुलिस ने नाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा। आज सुबह लाजोर्द रेस्टोरेंट में आग लग गई थी, जिसके नतीजे में $10 मिलियन से जायद का नुकसान हुआ है। हमें वाकई में मुलव्वस पार्टी की तरफ से एक कॉल मौसूल हुई है और समट का दावा है कि आप इस वक्त होटल की इंचार्ज थी। अब तो आपको तफ्तीश के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। आफरीन को लगा जैसे उसके सर की रगें फट जाएंगी। इसका मुझसे कुछ ताल्लुक नहीं है। मुझे होटल से निकलने दो। 2 माह से ज़्यादा हो चुके हैं। वो लोग यकीनन मुझे अपनी कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। हमें अफ़सोस है, लेकिन सीमेंट कंपनी ने हमें आपकी तरफ से तख़फ़ीफ़ की वसूली की रसीदें और गैर तस्दीकशुदा केबल्स के इस्तेमाल के हवाले से सबूत फ़राहम किए हैं, इसलिए आप इनकार नहीं कर सकती। लेडी पुलिस ने इसे दोनों तरफ से गिरफ्त में लिया और साथ ले गई। ऑफ़िस के बाहर सीढ़ियों से नीचे का काफ़ी सारे लोग रिपोर्टर्स के साथ वो क्लाइंट्स भी खड़े थे, उनके मुंतज़िर थे जिन्होंने जाज़ब डिज़ाइनर कंपनी को अपने-अपने घरों, ऑफ़िसेज़,
फैक्ट्रीज और शॉपिंग मॉल्स की रेनोवेशन के लिए पेश की रकम अदा की हुई थी। ये सब यकीनन प्लान था और वो सब समझ रही थी। आप किस किस्म के डिज़ाइनर हैं जो अपने क्लाइंट्स को गैर तस्दीकशुदा केबल्स वायर्स मुहैया करती हैं जिससे आग लग जाए? एक क्लाइंट ने गुस्से में कहा, ओह माय गॉड! मैंने तो पेशगी अदायगी की हुई है। मैं इसको कैंसिल करने जा रही हूँ। हमें बहरहाल अपने घरों को आग नहीं लगवानी। एक सेहतमंद खातून ने चश्मे के पीछे से उसे घूरा। आफरीन लब भेज गई। सेम हियर। कौन जाने मेरा घर भी लपेट में ना आ जाए। उसके साथ खड़ी दूसरी खातून ने खाना ने भी हिस्सा डाला। सिर्फ कुछ ही देर में तमाम क्लाइंट्स जिन्होंने इब्तदाई तौर पर जाज़िब डिज़ाइन को अदायगी की हुई थी, वापसी का मुतालबा करने आ गए थे। कुछ क्लाइंट्स रेनोवेशन के काम से परेशान थे, जो चल रहा था और वो कंपनी को ही जवाबदार ठहराने आए थे। और रातों रात जासिब खान डिज़ाइनिंग कंपनी की साख बुरी तरह बर्बाद हो गई थी। तफ्तीशी कमरे में उसके ऊपर बल्ब की तेज़ रोशनी पड़ रही थी, जिसकी तपिश से आफरीन को चक्कर आ रहे थे। ताहम उसने मुश्तिल अंदाज में बात जारी रखी थी। देखिए ऑफिसर, मैंने कहा इस हादसे का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उस वक्त सिर्फ एक डिज़ाइनर थी। लेकिन जमशेद प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो मटीरियल का इंचार्ज था। इनफ, इनकार करना बंद करो, ऑफिसर ने तेज लहजे में कहा। सदर मेयर ने यह बात मान ली है कि तुमने उनके सामने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, जिससे तुमने $5 मिलियन कमाए हैं, जिनमें से फ़कत $20,000 तुमने आला ऑफिसर्स को रिश्वत दी ताकि वो मामले को ज़ाहिर न कर सकें। ऑफिसर इसके इर्द गिर्द घूमकर उसे चुभते लहजे में बता रही थी। आफरीन तो दंग थी। ये वो क्या सुन रही थी? और 2 माह पहले जमशेद ने ये बात तुम्हारे डैड को बताई, जिस पर तुम्हारे डैड ने तुम्हें अपनी कंपनी से फायर कर दिया। क्या आप भी इनकारी हो? ऑफिसर ने इसके सामने आकर टेबल पर हाथ रखकर झुकते हुए इसके जर्द चेहरे को घूरा। इसकी खामोशी पर एक दूसरी पुलिस ऑफिसर ने ताज्जुब से उसे देखा। तुम एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद भी पैसों की लालच में इस कदर गिर गई हो, तुम्हें तरबियत की ज़रूरत है। आफरीन की रीढ़ की हड्डी में करंट सा दौड़ गया। ये सच नहीं, यकीन करें ये झूठ है। ये मैं ही थी जिसने जमशेद की बदअनवानी को डैड के सामने रिपोर्ट किया था। फिर ये कैसे? इनफ, वज़ाहत देना बंद करो। तुम्हारे डैड ने खुद माना है कि ये तुमने किया है। तुम इसकी बेटी हो और जमशेद सिर्फ भतीजा। कंस्ट्रक्शन साइट पर तुम्हारा ही मुकम्मल कंट्रोल था। ऑफिसर ने दखलंदाजी की। ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। आफरीन ने अपना सर हिलाया। इसका रंग हल्दी की तरह जर्द पड़ गया था। फिर वो एकदम उठ खड़ी हुई। मैं उसकी बेटी हूँ, तो वो मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है? क्या मैं उसकी बीवी के भतीजे से भी कम हैसियत रखती हूँ? वो इज़तराबी हालत में उँगलियाँ मरोड़ने लगी। ड्रामा बंद करें, इसे लॉकअप में बंद कर दो। ऑफिसर ने संगरी से हुक्मनामा जारी कर दिया। रुकिए प्लीज़, मुझे एक कॉल करने दें ताकि कोई आकर मुझे छुड़वा ले। आफरीन एहतजाजन चीखी। माज़रत, ये देखते हुए आपका केस काफ़ी संगीन है। आपको केस बंद होने से पहले किसी और से मिलने या राब्ता करने की इजाज़त नहीं है। ऑफिसर ने साफ इनकार कर दिया। लेडी पुलिस ऑफिसर्स ने आफरीन को किसी भी दोस्त को कॉल करके मदद से साफ इनकार कर दिया था और उसे सलाखों के अंदर धकेल दिया। ये छोटा-सा कमरा 7-8 औरतों से भरा हुआ था। इनमें से हर एक को लकड़ी का चौड़ा बिस्तर तफ़वीज़ किया गया था। हिचकिचाती हुई, चलती हुई वो जैसे ही एक बिस्तर पर बैठी, एक दराज़-कद मकरू चेहरे वाली औरत उसकी तरफ बढ़ी और उसके बिस्तर पर पानी छिड़ककर बिस्तर गीला कर दिया। "ये तुम क्या कर रही हो?" आफरीन तो इस अचानक हरकत पर दम रह गई। बदहवासी वो फ़ौरन खड़ी होकर इस पर चीखी। इसके चीखने पर बदसूरत औरतों ने के एक गिरोह ने फ़ौरन उसे घेर लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर चीखो? दराज़ कद और उलझे बालों वाली औरत ने अपनी आस्तीनें उठाते सख्ती से कहा। तुम्हें मालूम है, मैंने इस औरत को मार डाला था, जो तुमसे पहले मुझ पर चीखी थी। वो उसके कान में सरगोशियाना अंदाज में शैतानी मुस्कुराहट से बोलकर जैसे आफरीन को खौफज़दा कर गई। ओह सॉरी सॉरी मैम, आप जैसे चाहें जहाँ चाहें पानी छिड़क सकती हैं। वेलकम। आफरीन बेवकूफ़ यकीनन नहीं थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि यहाँ पर कैदी औरतों के हजूम से निमटना आसान नहीं था। इसलिए उसने इन्हें बर्दाश्त करने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन इसके बावजूद इन औरतों का आफरीन को इतनी आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा था। इनके तेवर कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। इनके इरादे भाँप कर आफरीन अंदर से दहल गई। लेकिन ऊपर से उसने खुद को पुरसुकून ज़ाहिर किया। मुझे तुम जैसी खूबसूरत औरतों से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, क्योंकि मेरे शौहर को तुम जैसी औरत ने मुझसे छीन लिया था। मेरा घर बर्बाद कर दिया था। तुम जैसी खूबसूरत औरत ने मुझे नफ़रत है तुम्हारी खूबसूरती से। वो चीख रही थी। अब वो उसे लाते मुक्के और थप्पड़ मार रही थी। उसके बाल खींच रही थी। आफरीन बमुश्किल खुद को बचा पा रही थी।
उसने चाहा कि चीख कर पुलिस को मदद के लिए बुलाए, मगर दूसरी औरतों ने मिलकर इसका मुंह सख्ती से बंद कर दिया था। मारो, मारो इसे, कोई हमें नहीं कुछ कहेगा। मारो, हमें इसे मारने का ऑर्डर है। आफरीन ने होशआवाज खोते हुए एक औरत को छुरी उठाते अपनी तरफ बढ़ते देखा। किसने ऑर्डर दिया है आफरीन को मारने का? आफरीन के जहन में ये आखिरी सोच आई थी। वो चीखना चाहती थी, लेकिन इसका मुंह कसकर बंद कर दिया गया था। आहिस्ता आहिस्ता वो इसके हवास खो गए थे। फरिया को जैसे ही शॉक्ड खबर मिली पुलिस ने आफरीन को गिरफ्तार करके जेल में डाला है, वो बदहवासी परेशानी के आलम में भागती हुई पुलिस स्टेशन में पहुंची थी। जैसे ही वो दाखिली दरवाजे पर पहुंची तो अय्यज दुरानी से टकरा गई, जो वकील के साथ बाहर आ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फरिया तो इस बदमाश शख्स को यहाँ पर देखकर गुस्से से उबलने लगी। मैं भी यहाँ आफरीन की गिरफ्तारी की खबर सुनकर अपने वकील के साथ बेल करवाने आया था, लेकिन अय्यज काफी मायूस दिखाई दिया। क्या तुम भी यही समझ रहे हो कि आफी ऐसा हरकत कर सकती है? वो इस टाइप की नहीं है अय्यज दुरानी की रिश्वत में। मेरी बहन बहुत मासूम है, वो रिश्वत कैसे ले सकती है? साफ जाहिर है उसे फंसाया गया है। फरिया रो देने के करीब थी। अय्यज खुद परेशान सा खड़ा कुछ सोचे जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, जैसा कि तुम देख रही हो कि अभी वकील मेरे साथ था, लेकिन मैं अब सीमेंट कंपनी के साथ काम नहीं करता। इस हालत में मेरे दावों का भी फिक्रमंद कोई फायदा नहीं। पुलिस को सीमेंट से जो सबूत मिले हैं वो तमाम सबूत आप ही की तरफ जाते हैं। अय्यज ने अपनी मुट्ठियों को भींचकर इश्तिहार पर काबू पाने की कोशिश की। बाहर के लोग भले ये समझें कि ये सच क्या था, हकीकत क्या थी, लेकिन अय्यज दुरानी को इसके बारे में कोई शक नहीं था। वो अच्छी तरह ये बात जानता था कि इस हादसे से पहले ही आफरीन ने वो कंपनी छोड़ दी थी, क्योंकि जमशेद ने उसके प्रोजेक्ट को संभाला था। वो रिश्वत लेने वाली लड़की नहीं थी, वो बहुत साफ-सुथरी और सच्ची लड़की थी और इसकी मासूमियत ही अब इसके लिए वबाल जान बन गई थी। इसके अपनों ने ही पीठ पीछे छुरा घोंप दिया था और वो बेखबर थी। ऐसा कैसे हो सकता है? फरिया को उसके लहजे से बेएतबारी की बू आई। आफी उसकी बेटी है, वो शख्स अपनी ही बेटी को फ्रेम कैसे कर रहा है? मुझे तो हैरत है। फरिया को जी भरकर जाफर यस्तानी पर गुस्सा आया। उसका दिल किया भागते हुए इस बेहस और बेगैरत शख्स का गिरबान पकड़कर झंझोड़ कर पूछे, क्या तुम में थोड़ी-सी भी गैरत है? थोड़ी-सी भी शर्म और हया है? अपनी ही बेटी को जेल में डलवाकर खुद पुरसुकून होकर बैठ गए हो। अय्यज खुद बहुत इश्तियाल में दिखाई दे रहा था। उसे जाफर यस्तानी से बिल्कुल भी ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी कि वो रेस्टोरेंट के मामले का इल्ज़ाम आफरीन पर डालकर सुकून से बैठा होगा। क्या कोई भी हकीकी बाप ऐसा कर सकता है कि अपनी ही औलाद पर इल्ज़ाम लगाकर सुकून से बैठकर तमाशा देखता रहे? क्या वो अंधा था? उसे अपनी औलाद से ज़्यादा उसे अपनी बीवी के भतीजे को बचाने की फ़िक्र थी। जो लोग हकीकत से नावाकिफ़ थे, वो यही फ़र्ज़ कर रहे थे कि जाफ़र इस्तानी ने बहुत नेक काम किया है, जबकि हकीकत में उसने जमशेद की प्रोटेक्शन के लिए आफ़रीन को कुर्बानी का बकरा बनाया था। यकीनन नाविश ने भी शायद इस मामले में इंटरफेयर किया था। इस वक़्त अय्यज़ को शिद्दत से अपने किए फ़ैसले पर अफ़सोस हुआ। अगर वो इससे पहले आविश के धोखे में ना आता, तो वो इस औरत के करतूतों पर नज़र रख सकता था और यकीनन इस तरह आफ़रीन आज जैसी अबतर हालत में ना आती। सारा कसूर अय्यज़ का अपना था। मैं अभी अपने भाई को फ़ोन करने जा रही हूँ। मैं इससे कहती हूँ कि वो किसी बेहतरीन वकील को हायर करे। फ़रिया सेल निकाल कर नंबर मिलाने लगी जब अय्यज़ ने उसे रोका। इसकी ज़हमत मत करो। मैं अभी एक वकील को यहाँ लाया था और वो कुछ नहीं कर सकता। अय्यज़ ने मायूस होकर उसे रोका। इस मामले का ताल्लुक सीधा खिज़र यूसुफ़ से है। जब तक वो नहीं चाहता तब तक कोई भी वकील कुछ नहीं कर सकता। ये सुनते ही फ़रिया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। ये सच था कि खिज़र यूसुफ़ मुल्क का 5वां बड़ा और अमीर शख्स था। जब तक वो राज़ी नहीं होता, दुनिया की कोई भी ताकत आफ़रीन को इसके चंगुल से रिहाई नहीं दे सकती थी। वो बहरहाल असर रसूख वाला बंदा था। तो अब हम क्या करें? बेख्तियार सीने पर हाथ रखे फ़रिया काफ़ी परेशान और मुतज़ब्ज़ब दिखाई दी थी। वो सब तो उसके गुमान से भी आगे था। वो क्या कर सकती थी? मैंने वली मामू को बोला है कि किसी अच्छे वकील को हायर करें। वो परेशानी से पेशानी मसलते बेचारगी से बोला। इसके पास और कोई चारा नहीं रहा था कि अपने मामू से मदद ले, जो अब इनका हरीफ था। मुझे यकीन है वली मामू ज़रूर मदद करेंगे। इनका एक वसी नेटवर्क है। ओह! खुदा करे ऐसा ही हो। फरिया लाजवाब सी खड़ी रह गई। इसे भी अच्छे से इल्म था कि वलीद परवेज़ी आफ़रीन को पसंद करता है। कुछ सोचकर वो अय्यज़ की तरफ मुड़ी और उसे तंज़िया से घूरा। आबिश की तरफ से धुतकारे जाने के बाद अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि वो कौन था जो तुमसे मुखलिस था। अभी तुम्हें आफ़ी काबिल शर्म लगती है। मैं गलत था फरिया। मानता हूँ मैं अंधा हो गया था। जो आफ़ी की मोहब्बत और ख़ुलूस नज़र नहीं आया।
اس کے لہجے میں پچھتاوا تھا۔ ہاتھ مسلتے وہ کافی بے سکون دکھائی دیا تھا۔ فریہ نے ہنکارا بھرا۔ جیل کا ماحول کافی ہیبت ناک ہے۔ جب سے آفرین پرانی حویلی کی قید خانے میں قید ہوئی تھی تب سے وہ اندھیرے اور قید سے خوفزدہ ہے۔ ہمیں آج رات ہی اسے باہر نکالنا ہوگا۔ ایس یہ سن کر دنگ ہوا۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ پرانی حویلی کے قید خانے میں؟ بتاؤ مجھے فریہ، کیا اسے اچھا کھانا پینا نہیں مل رہا تھا؟ وہ متجسس تھا۔ ایس، تمہارے دماغ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ غصے سے چلائی۔ کیا تمہیں وہ میڈیکل سرٹیفکیٹس نظر نہیں آیا جو آن لائن شیئر کیا گیا تھا، جس میں صاف صاف لکھا گیا تھا کہ اس کے ساتھ ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا ہے؟ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھونے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اگر شہرام بھائی اسے نہ بچاتے تو آج آفرین ہمارے ساتھ نہ ہوتی۔ وہ اس پر چیخ رہی تھی۔ ایس دنگ تھا۔ اسے کیوں نہیں پتا چلا؟ فریہ اسے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھی۔ ایس ذہنی طور پر کافی ڈسٹرب دکھائی دیا۔ وہ 3 دن تک وہاں بند رہی تھی۔ وہاں کی تمام کھڑکیاں اور دروازے کیلوں سے بند کیے گئے تھے، یہاں تک کہ روشنی کی ایک کرن بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس کو جو چاول دیے جاتے تھے وہ باسی اور بدبودار ہوتے تھے، جسے کھانے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ فریہ نے اسے سرخ اور شکایتی نظروں سے دیکھا۔ اس کے پاس سردی سے بچنے کے لیے نہ کمبل تھا اور نہ ہی کپڑے تھے۔ وہاں نہ بجلی تھی اور نہ پینے کو پانی۔ وہاں صرف اندھیرا تھا، ایک ہولناک اندھیرا اور تنہائی۔ وہ باہر کسی سے بھی رابطہ نہیں کر سکتی تھی۔ اب وہ قابو نہ پا سکی اور سسک پڑی۔ آنسو گال پر بہے جا رہے تھے۔ وہ اس پرانی حویلی کی قید میں تقریباً مر چکی تھی وہ، خوش قسمتی سے ہم اسے بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ روتے ہوئے ہلکا سا ہنس پڑی۔ جب وہ ہسپتال پہنچی تو وہ تقریباً مر چکی تھی۔ ایست مر چکی تھی۔ اس میں جان نہیں تھی، اس کو سانس نہیں تھی، وہ ہڈیوں کا تقریباً ڈھانچہ بن چکی تھی۔ کیا تم تصور کر سکتے ہو؟ وہ منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ ایس تو جیسے کام کیا۔ اس کا سر جھک گیا، شرم سے، خفت سے۔ اس کا دل کیا مر جائے، ابھی مر جائے۔ وہ اس بارے میں پوچھنے گیا تھا، لیکن جعفر اور سالیہ میں سے کسی نے بھی اسے سچ نہیں بتایا اور وہ بے وقوف ان کی جھوٹ پر ایمان لے آیا۔ اور اب وہ ان سب کے چہروں کے تاثرات کو تصور میں لے کر سوچے جا رہا تھا۔ اسے اب یاد آ رہا تھا کہ ان کے چہروں پر رقم وہ جھوٹ اور طنز اسے تب کیوں نہیں نظر آیا۔ اسے خود پہ بے طرح غصہ آیا تھا۔ وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لوگ اس قدر شیطانی صفت کے ہوں گے کہ اپنی ہی بیٹی کو قید خانے میں ڈال کر ٹارچر کریں گے۔ وہ لوگ واقعی ظالم تھے اور کوئی تعجب نہیں تھا کہ آفرین ایس سے جتنی بھی نفرت کرتی کم تھی، کہ اس نے ہی اس پر یقین نہیں کیا تھا جتنا وہ اسے نفرت کرتی تھی۔ کم تھی، وہ ڈیزرو کرتا تھا۔ وہ تھا اس قابل کہ آفرین جیسی معصوم اور سچی لڑکی اس جیسے عقل کے اندھے سے نفرت کرتی۔ تھوڑی دیر میں ہی ولید بھی وکیل کے ساتھ آ گیا۔ ولی ماموں پلیز آفی کو بچا لیں، وہ بے قصور ہے ماموں، وہ بہت معصوم ہے، میں اس کا قرض دار ہوں۔ اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ میں اسے بچاؤں یا نہ بچاؤں تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، وہ میری محبت ہے، میں اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ناگواری سے دیکھ کر پون کرنے انداز میں بول کر وہ وکیل کے ساتھ لمبے ڈگ بردہ اندر چلا گیا، لیکن آدھے گھنٹے میں اس کی واپسی ہو گئی۔ وہ کافی مایوس دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس کی بیل نہ کروا سکا تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دونوں نے یک آواز سے کہا۔ فریہ پریشان سی دکھائی تھی، ساتھ ہی خوفزدہ بھی۔ میرا خیال ہے مجھے شیش ابراہیم سے مدد لینی چاہیے، وہ سوچ کر بولی۔ اس کے پاس شیش کا نمبر تو تھا، لیکن تازہ ہی آفرین اور شہرام کے جھگڑے کے باعث اسے یقین نہیں تھا کہ شیش اس کی مدد کرے گا یا نہیں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ولید مایوسی سے بولا۔ میں نے سنا ہے خضر یوسف اس بار بہت غصے میں ہے اور اس معاملے میں شیش ابراہیم کی مداخلت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خضر یوسف کے خلاف جا رہا ہے، جس نے شیش ابراہیم نے ایسا کرنا ناممکن ہوگا۔ ولید کا سر دکھنے لگا تھا۔ وہ یہاں پر بہت یقین کے ساتھ آیا تھا، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا تھا۔ اب اپنے اثر و رسوخ کے باوجود بھی بیل کروانے میں ناکام تھا۔ تو ہم اسے ایسے ہی تو نہیں قید رہنے دے سکتے، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ فریہ بے چین ہوئی۔ ولی ماموں کوشش تو کریں، ہو سکتا ہے کوئی راہ نکل آئے، ہم ایسے ہی تو آپ ہی کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ایس نے زرد چہرے کے ساتھ ولید کی منت کی تھی۔ اب صرف ایک ہی شخص مدد کر سکتا ہے، ولید نے پرسوچ انداز میں بھویں اٹھائیں۔ وہ کون ہے؟ فریہ نے بے چینی سے جلدی سے پوچھا۔ ایس بھی تجسس سے ماموں کو دیکھ رہا تھا۔ شہرام سوری، ولید گرویزی کے لہجے اور انداز میں پختگی تھی، جیسے اسے 100% یقین ہو کہ شہرام سوری کے سوا اور کوئی بھی یہ کیس نہ لڑ سکتا۔
ना ही नाकाम हो सकता है। आज तक शहराम सूरी ने कोई केस नहीं हारा था।